हेलो एवरीवन, आप सभी का मेहरा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी और एमपीपीएससी का जो है एग्ज़ाम वो अगस्त में होना है, ये हम सबको पता ही है। और इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। एटलीस्ट एक सीट हम अपने नाम कर सकें, है ना। एटलीस्ट हमारा रिटन तो क्लियर हो, ठीक है। तो जब तक हमारी फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होगी, हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में नहीं सोच पाएंगे, है ना। यानी हमारा अगर रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो इंटरव्यू, उसके बाद हम सिलेक्शन के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो जब रिटन क्लियर होगा तो ही हम वहां तक पहुंचेंगे, तो इसलिए हमारा ज्यादा फोकस फिलहाल होना चाहिए हमारे रिटन एग्जाम को क्लियर करने में। चलिए, आज हम वापस से अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और अब जो है हमारा फिलहाल अभी यूनिट 1 के जो है सारे क्वेश्चंस अब हम कवर कर रहे हैं। अब हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो यूनिट वाइज स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हमने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। आप जाइए, सारी क्लासेस आपको मेहरा क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलने वाली है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं ली है, अभी तक डेमो नहीं देखा है, आपको यूट्यूब पर भी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहां पे देखिए। और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप उस अपने नंबर को रजिस्टर करवाइए, क्लासेस को परचेस कीजिए और क्लास लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब जो हम हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, जिसमें एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, बहुत सारी चीजें हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छे ट्रेंडी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के भी हैं, है ना। अलग जो राज्य हैं जहाँ पर भी एमपी सॉरी यूपीएससी हो गया, हिमाचल पीएससी हो गया, है ना। बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन है वो कहीं से भी हो, पूरे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो लेटेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, वो अब हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो प्रैक्टिस आप हमारे साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये जो बुक है ये एग्जाम में आ चुकी है, नेट में पूछी जा चुकी है, सेट में पूछी जा चुकी है, बहुत बार इस एग्जाम को पूछा गया है। तो अभी आपके जवान पे इस किताब का नाम, इस किताब में क्या है, किसने लिखा, ये रटा होना चाहिए। हमने जो पहले भी कुछ पार्ट कर चुके हैं क्वेश्चंस के, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी किताब है, जीएस घुरिये की है। इन्होंने कास्ट एंड रेस, देखिए किताब में ही है कास्ट रेस, है ना। सो बेसिकली इन्होंने क्या बताया है इस पुस्तक में, इस पुस्तक में उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है, इतिहास बताया है उसका, तो उसकी तुलना की है, जाति की क्या व्यवस्था कैसे आई, कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ रोल प्ले करती है, ये सारा इन्होंने इस पुस्तक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हम जो जीएस घुरिये हैं, जिनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये है, इनको हम भारतीय समाज शास्त्र का पिता भी कहते हैं, है ना। ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी है, ठीक है। और ये जो इनकी बुक है ना, ये ऐसा माना जाता है कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है इंडियन कास्ट सिस्टम पे, ठीक है। ये किताब जो पब्लिश हुई थी 1932 में हुई थी, जो उसकी फर्स्ट कॉपी आई थी। इसके बाद ये कई बार जो है इसका संशोधन भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ बताया है इस किताब में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हमको ये पता चल जाएगा कि किसी पुस्तक में क्या है, तो वहां से आपके और भी क्वेश्चन क्लियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है कि पदानुक्रम हो गया, जाति के बारे में हो गया, या प्रजाति हो गया, विवाह संबंधी जो भी घुरिये हैं, इन्होंने अपनी इनमें से किस किताब में बताई, उनकी बुक लिस्ट आ गई, उसमें से आपको पहचानना। अगर आपने ये पढ़ा, ये क्लास ली है और आपने समझा है किताब के अंदर भी क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चलेगा, है ना। तो हमारा फोकस इस बार यही है कि हम क्वेश्चन एक करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आने की संभावना है, या उससे संबंधित घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बन जाते हैं समटाइम्स, वो भी हम क्लिक कर सके, ठीक है। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने
6 एलिमेंट्स बताए हैं या 6 फीचर्स बताए हैं, 6 विशेषताएं बताई हैं। पहला इसमें क्या बताया है, समाज का खंडात्मक विभाजन, है ना, सेगमेंटल डिवीजन कैसे हुआ, क्या है ये किसमें बताया गया है, इनकी इस पुस्तक में। नेक्स्ट हायरार्की बताई गई है, सोपान तंत्र या पदानुक्रम जो हम कहते हैं, जो जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर जो बटा है, जो विभाजन हुआ है, जो हायरार्की बनी हुई है, वो बताया गया है। अब देखिए, जाति से संबंधित, प्रजातियों से संबंधित भोजन संबंधी प्रतिबंध भी होते हैं, किसके इसके यहाँ खाना खाना है, ये चीजें हम इसके यहाँ खा सकते हैं, हम इस जाति से या इस प्रजाति से हम ये चीजें नहीं खा सकते हैं, हम इनके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, इनके साथ हमारा उठना बैठना होगा या नहीं होगा, है ना, सामाजिक सहवास हो गया, भोजन हो गया, इस पर क्या कुछ प्रतिबंध है वो बताया गया है। जातियों से संबंधित जो भी उनकी धार्मिक अक्षमताएं हैं, है ना, जो उनके अधिकार हैं उनके पास, कि फलाने फलानी जाति के पास ये अधिकार है, ये धर्म से संबंधित काम है जो इस जाति को नहीं करने हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्या है, व्यवसाय के अनियंत्रित चयन का अभाव है। इसमें देखिए, बहुत बार हमने ये चीज पढ़ी है कि पहले क्या होता था कि आपकी जो जाति होती थी उस पर आपका जो व्यवसाय होता था वो आधारित होता था, है ना, कास्ट बेस्ड जो आपका व्यवसाय होता था वो कैसा होता था, कास्ट बेस्ड होता था। आज के हम वर्तमान युग की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, तो आज किसी भी कास्ट का व्यक्ति अगर उसमें वो क्षमता है, वो सारी एलिजिबिलिटी, वो सारे क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो करता है, तो वो किसी भी पोस्ट को प्राप्त कर सकता है, आईएएस बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, इवन वो पीएम भी बन सकता है ना, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपकी जो जाति है उससे संबंधित जो भी व्यवसाय बोले गए होंगे शास्त्रों में, आपको वही करना होगा, है ना। तो वो इस पर बताया गया। विवाह से संबंधित प्रतिबंध है, इंडोगामी का यहाँ प्रचलन होता था, अंतर विवाह होता था, आप जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो सोसाइटी आपको बेदखल कर देती है ना, परिवार आपको अलग कर देता है, परिवार छूट जाएगा, समाज छूट जाएगा, आपको अलग ही वही दो लोगों के बीच साथ एक अपना जो पूरी जिंदगी है वो बितानी पड़ेगी, अपने खुद का परिवार आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो बेसिकली बहुत सारे नियम कानून हैं, आज भी ये चीजें फॉलो होती हैं, बट अब इतनी नहीं है जितना कि एक समय पहले हुआ करती थी, ठीक है। बात करते हैं AR देसाई, तो इनकी एक पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसके लिए बहुत फेमस माने भी जाते हैं। और इस पुस्तक का अध्ययन जो इन्होंने किया था, ये कैसा पर्सपेक्टिव इन्होंने अपनाया था, मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव अपनाया था। नेक्स्ट, लुई ड्यूमो, इनकी जो बहुत फेमस पुस्तक है वो है होमो हेरार्कियस, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, जब भी कहीं भी आपको ये शब्द दिखे सीधा सीधा लुई ड्यूमो आ जाएंगे, है ना। इसमें भी उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में, जाति से संबंधित क्या प्योरिटी है, क्या पॉल्यूशन है ना, क्या शुद्धता है, क्या अशुद्धता है, इससे संबंधित जो सिद्धांत है उन्होंने किसमें दिया था, होमो हेरार्कियस में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत दिया गया है इनमें से किसके द्वारा, है ना। द मोस्ट सिस्टमैटिक जनरल थ्योरी ऑफ कल्चर रिप्रोडक्शन इज गिवन बाय कल्चरल रिप्रोडक्शन, किसने दिया है। आप हो देखिए, जो हिंदी से है ना, कई बार होता है कि ये जो हिंदी वाले नाम है वो चेंज भी होते हैं, तो जो भी हिंदी मीडियम से हैं आप इन सभी के इंग्लिश नाम जरूर याद रखिए, ठीक है। कल्चरल रिप्रोडक्शन किसने दिया था, ये बोर्दियो का दिया हुआ है। इन्होंने कल्चरल के ऊपर चीजें बताई भी हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने देखो बेसिकली इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है कि शिक्षा और शक्ति के संबंध क्या हैं, कैसे हैं हमारे सोशलॉजी में और इसके अलावा हमारे सोसाइटी में, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उन्होंने अपने इस सिद्धांत में दिया है, ठीक। अब इनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा प्रणाली है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है। निष्पक्ष होने की जगह वो क्या कर रही है, जो उच्च वर्ग है हमारे सोसाइटी के, जो डोमिनेंट कास्ट है,
उन पर आधारित है ना। बेसिकली उनका कल्चर कैसा है, उनके वैल्यूज क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। और ये चीजें हम, क्योंकि देखिए एजुकेशन हम स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, सो बेसिकली वहाँ हर ईयर, हर वक्त वहाँ पे एक नया जनरेशन आपको इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। हम उनको क्या सिखा रहे हैं कि ये जो क्लास के जो व्यक्ति हैं ये बहुत सभ्य हैं, अच्छे माने जाते हैं, सुसंस्कृत माने जाते हैं, और वही चीज हम उन्हें सिखा रहे होते हैं, है ना। सो नेक्स्ट, सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल इन्होंने दिया है, जिसके अनुसार इन्होंने ये बोला कि उच्च वर्ग के बच्चों के पास पहले से ही सांस्कृतिक पूंजी है। सांस्कृतिक पूंजी मतलब उनको पहले से ही बिहेव करना सिखाया जाता है, लैंग्वेज का नॉलेज होता है ना, कैसे बिहेव करना है ये पता होना होता है। यानी जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, जो एक मिडिल क्लास समझिए, और एक जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो ABCD भी कहाँ जाके सीखता है, स्कूल में डायरेक्ट डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब इमेजिन करिए आपको मुकेश अंबानी के स्कूल में एडमिशन लेना है, आपका एक प्रॉपर टेस्ट होगा, एक एग्जाम होगा जो आपको क्लियर करना होगा, इवन पेरेंट्स को भी, है ना। वो एग्जाम क्लियर करना होता है, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी, इंग्लिश पर तो बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है, इसके अलावा और भी अगर आप कुछ एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको आती है तो वेल एंड गुड, है ना। तो ये चीजें आती हैं जिससे आपका जो एडमिशन है ना बड़ी बड़ी स्कूलों में वो इजी हो जाता है। तो ये जो चीज है, ये जो उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं, जो डोमिनेंट क्लास होती है या जो अपर क्लास के बच्चे होते हैं, उनके पास ऑलरेडी होती है। लेकिन जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उतनी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, पेरेंट्स को इतना आता नहीं है कि वो सिखा सके, तो ये चीजें इससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, है ना। तो सेम हमको इनके करियर में भी देखने मिलेगा कि ये जो बच्चा है ये अपने करियर में बहुत स्लो ग्रो करेगा, और ये लोग तो फटाफट फटाफट एकदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हैबिटस की बात करते हैं बोर्डियो। हैबिटस का मतलब देखिए हैबिट्स, है ना, लेकिन इसको प्रोनाउंस हैबिटस ही किया जाता है जनरली, ठीक है। तो इसमें आदतें कैसी हैं आपकी, कौशल क्या है, आपका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ठीक है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है आपके हैबिट्स पर, आपके नेचर पर, है ना, आपके बिहेवियर पर, कि ये कैसे ग्रो हो रहे हैं, आपके सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके इन्वायरमेंट से भी डेवलप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है प्रतीकात्मक हिंसा, सिंबॉलिक वायलेंस। ये क्या होता है, जब शिक्षा प्रणाली समाज के एक वर्ग की जो संस्कृति है, जो इनका कल्चर है, ये दूसरों पर फोर्सफुली एक तरह से थोप रही है, उसको हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छा बता रहे हैं, हम आपको कहीं ना कहीं जाने या अनजाने हम आपको कैसा फील करा रहे हैं, थोड़ा सा लो फील करा रहे हैं, डिप्राइव फील करा रहे हैं, वो स्थिति कहलाती है प्रतीकात्मक हिंसा। यानी हम आपको तलवार से नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि बेटा आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, आपका ये जो कल्चर है वो गंदा है, गलत है, फलाना जो है जो हाई क्लास का है उसका वो कल्चर देखो कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये हर घर में लगभग, ये हर आसपास हर बच्चे के साथ कभी ना कभी ये चीजें फेस होती होंगी, यही स्थिति कहलाती है प्रतीकात्मक हिंसा। नेक्स्ट है जो बाकी के विकल्प है हमारे, कॉलमैन ही, है ना। इन्होंने ज्ञान का समाज शास्त्र दिया है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिसके ये जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने आइडियोलॉजी पर बात की है, यूटोपिया पर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। अगस्त कॉम्टे का हम सब जानते ही हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ना। इन्होंने पॉजिटिविज्म दिया है, और इसके अलावा इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का थ्योरी भी दिया है। एमिल दुर्खिम वेरी फेमस है, सोशल फैक्ट दिया है, डिवीजन ऑफ लेबर दिया है, सुसाइड पर इन्होंने काम किया है ना। इन्होंने शिक्षा को समाज के मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक मीडियम माना है, एक साधन माना है, ना कि रिप्रोडक्शन माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोड्स ऑफ इंडिविजुअल
एडप्टेशन की प्रदान की थी? लेट्स सी, who had given the concept of modes of individual adaptation. So basically इनमें से किसने मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडॉप्टेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था? ठीक है, सो आंसर इज क्या हो जाएगा? आर के मर्टन। इन्होंने ये जो क्या नाम है, कॉन्सेप्ट है मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडॉप्टेशन का, ये इन्होंने अपने बहुत फेमस थ्योरी है इनकी, एनोमी थ्योरी, जिसमें इन्होंने दिया था। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत अनुकूलन के तरीके। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ये जो थ्योरी है इनकी 1938 में आई थी, और इनका एक लेख है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, जिसके अंदर इन्होंने इस चीज को बहुत एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया है। ठीक है, अब ये जो मर्टन है, इन्होंने समाज एक सेकेंड गाइस, ओके, देखिए यहाँ पे जो मर्टन है ना, इन्होंने ये कहा कि जो हमारी सोसाइटी है ना, ये एक इंसान के सामने, जो समाज है हमारा, ये एक इंसान के सामने दो रास्ते रखता है। क्या है वो दो रास्ते? पहला, सांस्कृतिक लक्ष्य, मैं इसको सीजी नाम से डिनोट कर रही हूँ, कल्चरल गोल। और सेकंड है संस्थागत साधन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, है ना, सीजी और आईएम। क्या है ये लक्ष्य? क्या है? आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, मे बी आपको अंबानी को पीछे छोड़ना है, मे बी आपको बहुत अच्छा एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आपका ये गोल है कि आपको इतना धन कमाना है, आपको अपना स्टेटस हाई करना है, आपको अपनी सोशल प्रेस्टीज अच्छी करनी है। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी लक्ष्य। अब संस्थागत साधन कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप क्या तरीके अपना रहे हैं, और क्या वो तरीके सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। ये जो तरीके हैं ये कहलाता है आपका संस्थागत साधन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन। ठीक है, देखिए लिखा है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के कानूनी और स्वीकृत तरीके, जैसे शिक्षा है, आपको शिक्षित होना तो कड़ी मेहनत करना होगा, है ना, आपको एग्जाम्स क्लियर करना होगा। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पढ़ाई करनी होगी, खूब अच्छे से क्लासेस लेनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक्स करने होंगे। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या बनेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना है, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया? चीटिंग कर ली। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, आपने क्या किया? आपने कॉपी कर ली, आपने नोट्स लेके आपने चीट कर दिया, तो उस वे को, वो जो आपका माध्यम हो गया, ये जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना हो गया, ये सोसाइटी जो है मान्य नहीं करती है। अब इसमें दो चीज हैं कि आपका जो सांस्कृतिक लक्ष्य है वो भी सही होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा। और संस्थागत साधन, अगर आपके संस्थागत साधन यानी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो ऐसे हैं जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर वो तरीके ऐसे हैं जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है लेकिन आपको मेहनत नहीं करना है, आप चीटिंग करके बनना चाह रहे हैं, जैसे आजकल कई सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, है ना, री एग्जाम करवाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो सपोज आपको ऐसा कुछ रास्ता अपनाना पड़ रहा है, तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो संस्थागत साधन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब इन लक्ष्यों और साधनों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, व्यक्ति तनाव महसूस करता है, और कुछ 5 ऐसे तरीके हैं जो अनुकूलन करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, हम समझ पाते हैं कि अनुकूलन क्या है। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम ये समझ लेते हैं कि वो कौन से 5 प्रकार हैं अनुकूलन के, 5 मोड्स ऑफ एडॉप्टेशन। इसको आप ऐसे भी समझिए, इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी ऐसे समझिए, सी, ओके, CIRRR, है ना, CIRRR, ऐसे याद रखिएगा। C फॉर आपका कंफर्मिटी हो जाएगा, I फॉर इनोवेशन हो जाएगा, R फॉर रिचुअलिज्म, रिट्रेटिज्म और रिबेलियन। ठीक है
ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अनुरूपता क्या है, कंफर्मिटी क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक एम डिसाइड किया, ठीक, ये सबसे बेसिक सा स्टेज है। वो एम जो है वो भी पॉजिटिव है, यानी आपका जो लक्ष्य है, आपको धन कमाना है, आपको खूब अमीर आदमी बनना है, लक्ष्य कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। आपको अमीर बनना कैसे है, बहुत मेहनत करना है, एकदम जी जान लगाना है, सही रास्ते पे चलना है, कोई कानून नहीं तोड़ना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी आपने वो रास्ता चुना है जिसे सोसाइटी क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है, यानी ये भी कैसा हो गया, प्लस हो जाएगा। इससे क्या होगा, अनुरूपता होगी, है ना, अनुकूलन रहेगा, आपका स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन, जिसमें आपका लक्ष्य तो पॉजिटिव है ना, कि हमको अमीर तो बनना है, लेकिन तरीका आपने क्या अपनाया कि हम चोरी करके अमीर बनेंगे, हम दूसरों के घर में चोरी करेंगे, लूटपाट करेंगे और फिर अमीर बनेंगे, यानी ये कैसा हो गया, अस्वीकार होगा, ये हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, संस्थागत कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये क्या होता है, नवाचार में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्मकांड रिचुअलिज्म। अब इसमें जो आपका लक्ष्य है, ऐसे इमेजिन करिए कि आपको बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपका मेन लक्ष्य क्या है, कि आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन आपके ऊपर इतना प्रेशराइज्ड आपको किया गया, इतना दबाव आप पर डाला गया और आपको फोर्स किया गया कि आप क्या करिए, परिवार बनाइए, आप विवाह कीजिए, आपका उद्देश्य छोड़वा दिया गया, आपको मजबूर किया गया कि आप परिवार बनाइए, ठीक है। तो परिवार बनाने के लिए आपने क्या किया, विवाह किया, परिवार आपका लक्ष्य हो गया यहाँ पर, और विवाह जो हो गया संस्थागत साधन हो गया, तो विवाह स्वीकार तो है, आपने परिवार बनाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो स्वीकार तो है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन लक्ष्य है वो आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना। लक्ष्य छोड़ देना, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करना, या आप इसको एक ऐसे समझिए कि आप किसी कंपनी में, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, आपके सर में दर्द है, आपको घर जाना है, ये आपका लक्ष्य है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे घर जाना है, लेकिन क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, वो आपकी सैलरी काट देंगे, वो आपको मे बी फायर कर देंगे, आपको आपकी जॉब रिस्क पे आ सकती है, वो आपको इतना प्रेशराइज करेंगे कि ना चाहते हुए भी आपको कंपनी के नियमों को मानना पड़ेगा और आपको अपना पूरे दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, है ना, आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा, यानी आपने क्या किया, लक्ष्य को छोड़ा, नियमों का सख्ती से पालन किया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिचुअलिज्म में। अब आता है प्रत्यावर्तन, रिट्रीटिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं समाज से कट गए हैं, आप अपने ही गलत चीजों में आप वो हो गए हैं, आपका कुछ लक्ष्य बचा ही नहीं है यहाँ पे, है ना। या आप समझ लीजिए आपको बस किसी भी तरह अपनी जिंदगी बितानी है, आपके कोई समस्या आई, आपने पूरा अपनी जिंदगी को ही लक्ष्यहीन कर दिया, तो वो नेगेटिव हो गया, आप नशा करने लग गए, है ना, या आप समाज से कट गए, ठीक है, आप साधु बन गए, आप मतलब गृहस्थ जीवन आपने त्याग दिया, आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा है, तो ये भी अस्वीकार हो गया, तो ये प्रत्यावर्तन में हो गया, दोनों चीजें क्या हो गई, इसमें नेगेटिव होती हैं। बात करते हैं रिबेलियन की, विद्रोह की। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये एक नया विकल्प है, ठीक है। ये दोनों ही इसमें, अब देखिए इसमें क्या है, हो सकता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए तो पॉजिटिव होगा, आपके लिए वो नेगेटिव हो सकता है, यानी विद्रोह वाली स्थिति में एक चीज किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं होती हैं। मान लीजिए मुझे अपने देश को आजाद कराना है, तो मेरे नजर से तो मैं लड़ रही हूँ, हिंसा कर रही हूँ, तो वो पॉजिटिव है, क्यों, उससे भला कर रही हूँ मैं किसी का, उसके लिए मैंने शस्त्र भी उठाया, मैंने हिंसा भी की, मैंने मर्डर भी किए, है ना, वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया मेरे लिए। लेकिन जिनके साथ मैं कर रही हूँ उनके लिए तो नेगेटिव हो गया, है ना।
फॉर एग्जाम्पल जो हमला करते हैं, जो मर्डर करते हैं, वो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उनके लिए वो पॉजिटिव है, लेकिन जिनका मर्डर कर दिया उसके लिए तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये परिस्थिति पर बेस्ड होती है, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है। अन्य विकल्प देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। दुर्खिम का हमने पहले भी बात कर लिया है कि इन्होंने क्या नाम है इनका, सुसाइड पर काम किया है। एनोमी और एनोमी को इन्होंने पहले दिया था, बाद में मर्टन ने इसको यूज करा है, इसको डेवलप मर्टन ने किया है। ठीक है, पार्सन्स जो है ये फंक्शनलिज्म के थिंकर हैं और इन्होंने एजिल मॉडल दिया था। एजिल मॉडल हमने कई बार समझा भी है। जो पीटर ब्लॉ हैं इन्होंने सामाजिक विनिमय सिद्धांत दिया, सोशल एक्सचेंज थ्योरी दी है और इसमें संगठनों के ढांचों पर कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज बुर्जुइस मार्क्स? हम बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जानते हैं? वेबर है इसके आंसर। ठीक है, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को ही बुर्जुआ मार्क्स या बुर्जुइस मार्क्स कहा जाता है। ये जो नाम है ये अल्बर्ट सालुमन है, इन्होंने मैक्स वेबर को ये नाम से संबोधित किया था। क्यों किया था इसके हम कारण देख लेते हैं। मार्क्स के साथ जो इनके वैचारिक संवाद थे, जैसे वेबर का जो अधिकांश कार्य था, जो इन्होंने ज्यादातर काम किया था, वो मार्क्स के सिद्धांतों के शैडो में रहकर किया था, है ना। यानी एक तरह से मार्क्स के आशीर्वाद बोलते हैं ना, हाथ के नीचे इन्होंने ये काम किया था, उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इनके ज्यादातर काम है। दूसरा, मार्क्स जो है वो हर चीज का आधार किसको मानते हैं? अर्थव्यवस्था को मानते हैं। वहीं वेबर इसको अधूरा बताते हैं। ठीक है, तो विचार बनाम पदार्थ, है ना, यानी थिंकिंग वर्सेस आई थिंक मटेरियल होगा इसका। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि मटेरियल जो है, पदार्थ जो है, वो क्या करता है? विचारों को जन्म देता है। वेबर की एक बहुत फेमस पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें इन्होंने ये बोला कि जो धार्मिक विचार हैं इसने क्या किया है? अर्थव्यवस्था को जन्म देने में मदद की है। तो बेसिकली इन दोनों के विचार यहाँ पे भी थोड़े एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, लेकिन देखो काम इनका उनसे ही संबंधित है। जो काम उन्होंने किया है उसी को रेफरेंस लेके उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने कर दिया है, तो इस वजह से इनको बुर्जोइस मार्क्स कहा जाता है। इसके अलावा देख लीजिए वर्ग और स्थिति, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। मार्क्स ने समाज को केवल दो भागों में बोला, क्या क्या? बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, वेबर ने स्थिति यानी स्टेटस, पावर के आयाम भी इसमें जोड़ दिए, यानी क्लास तो है ही, साथ में स्टेटस और पावर भी इन्होंने जोड़ दिया कि जो मिडिल क्लास है वो उसका जो अस्तित्व है वो बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है, उसके अस्तित्व को बेहतर ढंग से हम समझते हैं। इन्होंने इस चीज को समझाया भी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया? कास्ट, क्लास एंड पावर बोल सकते हैं। अब बुर्जुआ दृष्टिकोण, वेबर स्वयं एक उच्च मध्यम वर्गीय बुर्जुइस परिवार से थे। उन्होंने मार्क्स की तरह क्रांति के बजाय तार्किकता यानी रैशनलाइजेशन और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से समाज का विश्लेषण किया। मार्क्स ने किस आधार पर समाज का विश्लेषण किया था? क्लास के आधार पर। उन्होंने बताया एक बुर्जुआ वर्ग होता है, एक सर्वहारा वर्ग होता है, इसी को उन्होंने एक शोषित वर्ग कहा था, एक को शोषक वर्ग कहा था। जो पावरफुल होता है वो दूसरों का शोषण करता है, जो कमजोर होता है वो शोषित होता है। तो यहाँ पर इन्होंने दो चीजें और बता दी कि यही बस नहीं है, यहाँ पे आपका तर्क भी काम करेगा, ब्यूरोक्रेसी भी काम करेगी, है ना। अब दुर्खिम, देखिए ऑप्शन बार बार आ रहे हैं तो इनके कॉन्सेप्ट भी रिपीट होंगे। ये फंक्शनलिज्म के स्तंभ माने जाते हैं, है ना। इन्होंने ऑर्गेनिज्म, हाँ, इन्होंने समाज को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा था। ठीक है, जहां पर हर हिस्सा व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम रिपीट भी कर लेंगे। ठीक है, टलकॉट पार्सन्स जो है इन्होंने एजिल मॉडल दिया है और ये अमेरिकी समाजशास्त्र के एक अच्छे इफेक्टिव विचारक रहे हैं। जॉर्ज जिमेल जो है ये फॉर्मल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं और इसके ये जनक भी हैं। इन्होंने द्वैत, त्रय और अजनबी यानी डायड, ट्रायड एंड द स्ट्रेंजर जैसे सूक्ष्म विषयों पर इन्होंने काम किया है, जिमेल ने। ठीक है,
हैबिट्स की अवधारणा किससे संबंधित है? बहुत बेसिक सा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट्स deals with social status of the individual, psychological orientation of the individuals, behavioral uh, disposition of the individuals, economic situation of the individuals. व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की व्यवहारिक प्रवृत्ति, व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अभिविन्यास, व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति। तो बहुत बेसिक सा ये हमको पता है कि हैबिट्स हमारे व्यवहार से पता चलता है। ठीक है, हैबिट्स किसने दिया था? पियरे बोर्दियो ने दिया था। इसके जस्ट पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर था हैबिट्स एक ऐसी आदतें होती हैं जो आपके अस्तित्व में गहराई में बैठी होती हैं, एक तरह से आपका स्वभाव बन जाता है ना। ये हम कहाँ सीखते हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सीखते हैं। हमारे सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, हमारे कार्य करने का तरीका सब कैसे डिसाइड होता है? हमारे आदतों से। ठीक है, व्यवहारिक प्रवृत्ति होती है ना। बिहेवियरल डिस्पोजिशन क्या है? ओके, हाँ, ये क्या है? ये एक प्रकार की मानसिक संरचना है जो हमको यह बताती है कि किसी तरह की कोई विशेष परिस्थिति आ गई, अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, तो हमको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, घर का माहौल बहुत गर्म है और आपको पिकनिक जाना है, आपके फादर बहुत नाराज हैं, तो आप क्या करेंगे? आप माहौल को शांत करने का प्रयास करेंगे। उस माहौल में आप अपनी वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर उस परिस्थिति में मैंने अपनी ये बात कही, वो प्लान मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी पसंद नापसंद का भी हम ध्यान रखते हैं। सामाजिक स्थिति का प्रभाव ये क्या है? व्यक्तिगत व्यवहार लगता है, लेकिन यह हमारी सामाजिक स्थिति यानी हमारा वर्ग, शिक्षा, परिवार के द्वारा भी आकार लेता है। अमीर परिवार में जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जिनका वहाँ अपब्रिंगिंग होती है, उनकी जो हैबिट्स होंगी वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बहुत डिफरेंट होगी, है ना। उसकी आदतें बहुत अलग होंगी। ठीक है, अब संरचना और एजेंसी के बीच की कड़ी भी इन्होंने बताया है। ठीक है, बोर्दियो ने हैबिट्स को ना तो पूरी तरह से फ्री विल कहा है और ना ही पूरी तरह से इसको सोशल प्रेशर कहा है। इन्होंने ये जो है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच की एक कड़ी बोला है। ठीक, बाकी है सोशल स्टेटस। देखिए, सोशल स्टेटस वो होता है जिसे व्यक्ति खुद बनाता है ना। यह स्वयं की बाय बर्थ नहीं मिलती है आपको, ये सोशल स्टेटस है ना, आपको अचीव करनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक अभिविन्यास, ये आपके मानसिक स्थिति से संबंधित होगा। ठीक, आर्थिक आर्थिक का हैबिट से इतना कुछ तो नहीं है। हाँ, ये है कि हैबिट्स जो है वो आपको हेल्प करे, सॉरी, आर्थिक स्थिति जो आपके हैबिट्स में हेल्प जरूर करेगी, बट डायरेक्ट संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित मानवीय अंतरक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है? Which sociologist coined the concept social relation to describe patterned human interaction which is intentional, मीनिंगफुल एंड सिंबॉलिक? ठीक है, सोशल रिलेशन को ह्यूमन इंटरेक्शन के रूप में किसने प्रतिरूपित किया, किसने कॉइन किया है? ठीक है, तो आंसर होंगे मैक्स वेबर। क्यों? इनकी देखिए एक बहुत फेमस बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन्होंने सोशल रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा व्यवहार है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? अवेयर होते हैं, एक दूसरे का जो भी व्यवहार है वो उसको समझ रहे होते हैं। उससे अब सपोज किसी ने कुछ बात कही, उनको पता कि उन्होंने किस वे में कही होगी, यानी उनको मीनिंग भी पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सार्थक और अभिप्रेरित, मीनिंगफुल और इंटेंशनल। सेम चीज जो मैं कह रही कि जो उनकी एक्शन होगी, है ना,
जो उनका इंटेंशन होगा ये पता होता है उन दोनों व्यक्तियों को। ठीक है, वेबर ने क्या कहा है कि जो सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रिया है, वो क्या है, इकाई है। इनके अनुसार कोई भी अंतर क्रिया तब तक सामाजिक नहीं है जब तक उसमें कोई कर्ता या एक्टर किसी विशेष उद्देश्य या अर्थ को ना जोड़ता। देखिए, किसी भी चीज को ना सामाजिक होने के लिए उसमें सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, है ना, उस बात का कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मतलब होना चाहिए, सोसाइटी से कहीं ना कहीं से वो रिलेट होना चाहिए। ठीक है, सिंबॉलिक क्या होता है, सामाजिक संबंध केवल भौतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन ये इशारों से, है ना, उसके माध्यम से आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सपोज दो लोग सड़क पर टकरा गए हैं, जो एक बेसिक सी चीज है, लेकिन यदि वो एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं या झगड़ा चल रहा है तो वो क्या बन जाएगा, सामाजिक संबंध हो जाएगा या सोशल एक्शन हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि अ, चार लोग खड़े हैं, ठीक, एक ही जगह पे, इनके बीच आपस में कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है। अब एक दूसरे को जानते भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब एक जगह और ये चार लोग खड़े हैं, या तो इनके बीच में आपस में कुछ बातचीत हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहा है, अभिवादन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भले एक दूसरे को जाने या ना जाने, लेकिन चीजें अगर शेयर होने लग गई तो ये क्या हो जाएगा, सोशल एक्शन। आपस में खड़े हैं, कुछ नहीं, यही लोग आपस में आके लड़ने लगेंगे तो ये सोशल एक्शन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिरूपित पैटर्न। वेबर का मानना था कि संबंध समय के साथ एक निश्चित स्वरूप या पैटर्न लेते हैं जिससे समाज की संरचना का निर्माण होता है। ये तो बेसिक सी बात है कि जैसे जैसे आपका इंटरेक्शंस होता जाएगा, आने वाले समय में धीरे धीरे आप एक पैटर्न लेंगे कि फलाना व्यक्ति उससे ज्यादा करीब है, उससे ज्यादा क्लोज्ड है ना। नेक्स्ट, सी एच पुले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ दिया है, प्राइमरी ग्रुप के लिए जाने जाते हैं। गॉफमैन ने ड्रामेटोलॉजी दिया है। ठीक है, पेरेटो ने लॉजिकल नॉन लॉजिकल एक्शन की बात की है, और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सर्कुलेशन ऑफ एलाइट का सिद्धांत दिया है, और ये बहुत फेमस सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको पढ़िए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फूको की कृतियों में एक महत्वपूर्ण मैथोडोलॉजिकल पद्धति शास्त्र घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट मैथोडोलॉजिकल कंपोनेंट इज फौकॉल्ट्स वर्क? इनमें से कौन सी ऐसी फूको की कृति है जिसमें एक मैथोडोलॉजिकल यानी पद्धति शास्त्र का कुछ भी घटक, कुछ भी है इसमें, है ना। तो आंसर ही होगा इसका द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्यों होगा ये देख लेते हैं। देखिए, एक मिनट, ओके। जो फूको हैं ये एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है, यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट है। ठीक है, जितनी भी बुक है वो है तो किसकी, ये डी नहीं होगा, ये सी होगा। ओके, फूको की ही है ऑलरेडी, ये तो बेसिक सी है। अब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये क्यों है, इसमें इन्होंने मैथोडोलॉजिकल ये कृति मानी गई है जिसमें इन्होंने अपने पुरातत्वीय पद्धति को समझाया है। आर्कियोलॉजी को इन्होंने यानी पुरातत्व को इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, ये इतिहास के विभिन्न चरणों में ज्ञान है, विमर्श है, कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, अब डिसिप्लिन एंड पनिश जो है, इसमें इन्होंने पावर और सर्विलांस यानी निगरानी के बारे में बताया है। पैनोप्टिकन सिटी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। पैनोप्टिकन सिटी आई होप आप लोगों को पता होगा। सेकंड है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। इसमें सीधी सी बात है, इन्होंने सेक्सुअलिटी के बारे में बात की है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इसमें इन्होंने मैडनेस के बारे में बात की है ना, पागलपन क्या है, कैसा है, क्या कुछ इसकी हिस्ट्री है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स जो है, इसमें इन्होंने एपिस्टेम का कॉन्सेप्ट दिया है ना, जो एक हाँ हाँ, इसमें देखिए इन्होंने बेसिकली बस इतना बताया है कि उसकी संरचना क्या है, कैसे है, किस आधार पर हो रही है, क्या कुछ नियम फॉलो हो रहे हैं, ये सारी चीजें दिया है। तो द ऑर्डर ऑफ थिंग्स भी फूको का है।
अब फूको ने अपने करियर में जो है 2 मेजर ऐसे मेथड्स हैं जिसका यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्कियोलॉजी, जो हमने अभी जस्ट देखा, ठीक है, ज्ञान के विमर्श का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट है जीनोलॉजी, सॉरी हाँ जीनियोलॉजी। इसमें इन्होंने सत्ता यानी पावर और ज्ञान के संबंधों का वर्णन किया है, जो हमको दिखेगी किसमें, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, ठीक। नेक्स्ट, मेलिनोवस्की द्वारा वर्णित कूलारिंग की क्या विशेषता है? द फीचर्स ऑफ कूलारिंग डिस्क्राइब्ड बाय मेलिनोवस्की। तो मेलिनोवस्की ने कूलारिंग की क्या विशेषताएं, इनमें से वो कौन सी विशेषताएं हैं जो बताई हैं? ये विनिमय चक्र है, इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, उपहार जो है वो विनिमय के रूप में देखा जाता था, ये मनुष्य की आंतरिक परिस्थिति प्रदान करता था, इसमें कई द्वीपों को एक साथ जोड़ा गया है, इट इज एन एक्सचेंज साइकिल, इट हैड नो मॉनेटरी वैल्यू, इट वॉज सीन एज एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, it provided internal status of man, it did not well together a large number of island। देखिए सीधी सीधी सी बात है, ये ऑप्शन अलग ही जा रहा है, द्वीपों द्वीपों से संबंधित इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। सो बेसिकली इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए बी सी डी, ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा यानी सी नंबर। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं। इनका एक फेमस बुक है एग्रोनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि आई थी 1922 में, जिसमें इन्होंने ट्रोबियान आइलैंडर्स पर बात की है ना। ये आइलैंडर कहाँ पाई जाती है? पापुआ न्यू गिनी के पास है, ठीक है। और इसके इनमें एक कूला रिंग नाम का जो भी प्रथा है वो प्रचलित है, जिस पर इन्होंने बात की है। अब ये क्या है? ये एक विनिमय चक्र यानी एक्सचेंज साइकिल है। एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है ना, उसमें लाल शंख के हार होंगे, घड़ी की सुइयां होंगी, मतलब सॉरी, जो लाल शंख के हार होते हैं ना, वो क्लॉक वाइज, ठीक है, और सफेद शंख के बाजूबंद होंगे जिसको मवाली कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि एक ये सर्कल है, इस सर्कल पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, ठीक है। अब जिनके पास लाल शंख होगा वो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, और जिनके पास सफेद शंख होगा वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। एक रिचुअल है इनका, कोई मौद्रिक मूल्य नहीं, नो मॉनेटरी वैल्यू। इन वस्तुओं का कोई वैसे व्यापारिक या ऐसा कुछ नहीं कि इनको सेल करना है, ये बस एक प्रतिष्ठा के लिए एक परंपरा है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, अभी एक्सचेंज ये हो रहे हैं कि शंख एक दूसरे से हम चेंज कर रहे हैं, है ना। और एक देखिए गिफ्ट में एक चीज और है कि एक भी गिफ्ट, कभी कोई गिफ्ट फ्री नहीं होता। ये किसने कहा था? मार्शल मॉस ने कहा था, नो गिफ्ट इज फ्री, ठीक है। तो उनकी बुक भी है द गिफ्ट के नाम से। ऐसे लिंक कर करके पढ़ा करिए, ठीक है, मार्शल मॉस, ठीक है। तो ये गिफ्ट एक्सचेंज हो गया है ना, इसको परोपकारी विनिमय के रूप में देखा जाता है, व्यापार वगैरह इसमें कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट है आपका क्या? आंतरिक परिस्थिति, इंटरनल स्टेटस। सीधी सी बात है, ये स्टेटस से रिलेटेड है, प्रेस्टीज से रिलेटेड है, जिसके पास जितना अच्छा संख होगा उसका सम्मान उतना अच्छा होगा, है ना। अब ये जो ऑप्शन दी है द्वीपों को जोड़ना, तो इसमें से तो कोई बात हुई ही नहीं है, ये लोग तो कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं, और भाई ये इनका एक रिचुअल है जिसे फॉलो कर रहे हैं, तो द्वीपों को जोड़ना जैसा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के अर्थ। संस्कृतिकरण में अर्थ के 2 स्तर अंतर्निहित हैं, यानी ये जो संस्कृतिकरण का अर्थ है इसके वो 2 स्तर क्या होंगे? There are 2 levels of meanings which are implied in संस्कृताइजेशन। What is this? है ना, वो मीनिंग्स क्या है? इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट है, हालांकि कि संदर्भ संस्कृति विशिष्ट, इतिहास विशिष्ट, संस्कृति विशिष्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, सही ऑप्शन ये है। क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। संस्कृतिकरण का सीधा सा मतलब क्या है? जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, अपने से ऊंचे कास्ट के जो भी कल्चर होते हैं, जो भी उनकी लाइफस्टाइल होती है, उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, संस्कृतिकरण हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इतिहास विशिष्ट, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक। देखिए अलग अलग टाइम पीरियड में
ये कल्चर भी अलग अलग रहा होगा, ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से रही होगी, लेकिन बेसिकली इसमें होता क्या है कि अलग अलग जातियां अपने से उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपना कर अपना स्टेटस सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक। संस्कृति विशिष्ट संस्कृतिकरण का यह स्तर सांस्कृतिक मूल्य हो गए, प्रतीक हो गए, लाइफस्टाइल हो गया, आपका जीवन पद्धति हो गया, इससे संबंधित है। जहां पर एक लोअर कास्ट जो होता है वो अपने से अपर कास्ट के लोगों की चीजें अपनाती में भी वो शाकाहारी हो जाएगी, साफ सफाई से रहने लगेंगे, पवित्र अपवित्र चीजों को समझने लगेंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे, वेद शास्त्र पढ़ने लगेंगे, है ना, साफ सुथरे से रहेंगे। ठीक है, ये हमने बात कर ली है कि जहाँ पर एक जो निम्न हिंदू जाति या जनजाति होते हैं वो अपने रीति रिवाज अनुष्ठान को, ये सारी चीजों को बदलने का प्रयास करते हैं, किनसे, द्विज जाति यानी अपर कास्ट से, उच्च जातियों से। अब बात आती है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता क्या है, अपवर्ड मोबिलिटी। देखिए, संस्कृतिकरण का सीधा सा मतलब है जो व्यक्ति अभी लोअर कास्ट में जाना जा रहा है वो संस्कृतिकरण के माध्यम से जो अपर कास्ट में कोई व्यक्ति बैठा है उसके कल्चर को वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, अपने स्टेटस को ऊपर उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपवर्ड कर रहा है। तो ये कैसी हो गई, ऊर्ध्वगामी। प्रभावी जाति है ना, डोमिनेंट कास्ट। अच्छा, हाँ, डोमिनेंट कास्ट का मतलब सीधा यही नहीं कि ब्राह्मण ही है, यही चीज श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि निम्न जाति जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही कॉपी कर रही हैं, है ना, वो जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में वो निवास कर रही है, उस एरिया में जो भी अच्छी कास्ट होगी, जिसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता होगा, जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, उसको भी कॉपी कर रही है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको जो क्लास है वो समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ओके, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और एप्लीकेशन पर भी बता सकते हैं, है ना। ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ग्रुप में भी आप हमें बता सकते हैं अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं। देखिए, घबराइएगा नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बार में ही वो क्लियर हो जाए। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट हमको बार बार रिवाइज करने होंगे, बार बार हमको क्लियर करने होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जिनके अभी एक भी क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं हो रहे होंगे या बहुत कम हो रहे होंगे, तो उससे भी नहीं घबराना है, करते रहना है ना। हमको अपनी ये कंटिन्यूटी नहीं बिगाड़नी है, हम ये करते रहेंगे तो आने वाले समय में हमारा जो सही आंसर का जो रिदम है वो भी बढ़ेगा। ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, जैसा भी है, जो भी आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, प्लीज आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम, अगर कोई कमी है तो हम सुधार कर सकें, और अगर कुछ आप अच्छा बताते हैं कि आपको समझ आ रही है तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो क्या है कि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है कि हम चीजों को और अच्छा कर सके और बेहतर बना सके। आप तक अगर मैं कुछ पहुंचा रही हूँ तो वो चीज बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको डिलीवर कर सकूं, तो उस चीज के लिए आप लोग हमें भी थोड़ा सा चीजें बताया करिए, फीडबैक दिया करिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।